नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज सेल्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग शानदार, जानदार और मज़ेदार होंगे। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से नियमित रूप से कर रहे होंगे और किसी ऑथेंटिक मटेरियल का सहारा लेते हुए इन वीडियोस का भी फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि संसद वाले सारी जो क्लासेस है हमने कर ली थी। आज हम संसदीय समितियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। संसदीय समितियों के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है पीटी के अंदर, अगर हम देखें तो सदस्य संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो हम सदस्य संख्याओं को किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी जो समितियां होती है, जैसे कि आपके लोक लेखा समिति है, आपकी प्राकलन समिति है और पीएसयू सरकारी उपक्रमों से संबंधित समितियां हैं, तो इनके सदस्य संख्या तो याद रह जाती है, बट जो छोटी छोटी समितियां हैं उनके सदस्य संख्या याद नहीं रहती है, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद नहीं रहता है। तो किस प्रकार से ये तमाम सारे फैक्ट हम किसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, एक ये इस क्लास की विशेषता रहेगी। और दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो है मेंस टाइप का पीटी में प्रश्न बना दिया जाता है, जिसमें कि उस समिति के कार्य प्रक्रिया और कहाँ तक उसकी सीमाएं होती है, क्या उसके गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, सीमाएं क्या होती है, उन तमाम सारे बिंदुओं पर भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो उन सारे ही बिंदुओं को कवर करते हुए क्लास टारगेटेड की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसदीय समितियां जो है उनको किस प्रकार से, जैसे कि मैंने जो ट्रिक्स है वो बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने लिख दी है ताकि समय कम खराब हो। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि मोटा मोटी हमें संसदीय समितियों की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि आपको पता है कि संसद जो है एक तरीके से बहुत बड़ा सदन है, जिसमें कि कई सारे सदस्य बैठते बैठते हैं और इनके पास में वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कार्य बहुत सारे होते हैं, सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए न तो वो हर एक काम के लिए एक अच्छा समय निकाल पाते हैं और न ही उनके पास में वो विशेषज्ञता होती है कि वो तमाम सारे विधायी पहलुओं की, संवैधानिक कानूनी पहलुओं की जांच कर सके और उन कामों में जो है इफेक्टिविटी, एफिशिएंसी ला पाए। तो ये संभव नहीं होता, इसीलिए संसदीय समितियों का जो है वो गठन किया गया था। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसदीय समितियाँ जो होती है वो क्यों अस्तित्व में आई थी। तो वो इसलिए अस्तित्व में आई थी क्योंकि संसद एक भारी भरकम संस्था है जिसके पास में अनेक विविध और जटिल कार्य होते हैं। न तो पर्याप्त समय होता है उनके पास में, न ही ऐसी विशेषज्ञता होती है कि तमाम सारे विधायी पहलुओं की छानबीन कर सके, इसीलिए समितियों का गठन किया गया है। और इन समितियों का जिक्र जो है हमें संविधान में कई जगहों पर देखने को मिलता है, परंतु अगर हम देखना चाहें कि क्या समितियां किसके अनुसार गठित की जाती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी कार्य क्या होते हैं, तो वो सब कुछ संसद ही तय करती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसद के नियमन से ही तय होता है क्या होता है। हालांकि इसका संविधान में जिक्र मिलता है, परंतु इसके गठन, कार्यकाल और कार्य संबंधी जो प्रावधान है वो संसद के नियमन, यानी संसद जो कानून बनाती है उसी से ही इसका तय होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो संसदीय समितियां के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, अगर हम देखें संसदीय समितियां होती है तो संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा की जाती है। लोकसभा में इसकी नियुक्ति अध्यक्ष करता है, राज्यसभा में सभापति करता है, और जो अध्यक्ष और सभापति जो निर्देश देता है उसी के अनुसार वह समिति कार्य करती है, उसके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। निर्देशों के अनुसार कार्य करने के उपरांत जो रिपोर्ट बनती है वो भी उसी को सबमिट की जाती है जिसने कि इसका गठन किया था, जिसने कि इसके कार्य करने के निर्देश दिए थे, तो इसकी रिपोर्ट भी उन्हीं को ही सौंपी जाती है। इसे लोकसभा और राज्यसभा का जो सचिवालय है वहां से सचिवालयी सहायता भी इस कमेटी को मिलती है। हालांकि अब हम जब दूसरी कमेटी की बात करेंगे, जैसे कि परामर्शदात्री समिति जो है उसका भी गठन इसी प्रकार से ही होता है लगभग, क्योंकि संसद के सदस्य ही उसी परामर्शदात्री जो समिति है उसके अंदर होते हैं। परंतु उसका गठन, ये जो चारों विशेषताएं बताई है वो परामर्शदात्री समिति के अंदर नहीं होती है, वो केवल संसदीय समिति की ही विशेषताएं होती है। यानी कि परामर्शदात्री या सलाहकार जो समितियां होती है वो हालांकि संसद सदस्यों से बनती है, परंतु उसमें संसदीय समिति की जो उपयुक्त विशेषताएं बताई गई है वो नहीं होती है। यानी कि न तो उसकी नियुक्ति अध्यक्ष और सभापति करता है, न ही वो उसको निर्देश देता है कार्य करने का, न ही उसको वो रिपोर्ट सौंपी जाती है, न ही जो है राज्यसभा लोकसभा सचिवालय उसको सहायता देते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो चारों विशेषताएं हैं वो संसदीय समिति की विशेषताएं हैं, जबकि परामर्शदात्री जो समिति होती है उसमें हालांकि संसद के ही सदस्य होते हैं, परंतु उसमें ये विशेषताएं नहीं हो सकती। एक अच्छा पीवाईक्यू मतलब एक अच्छा एमसीक्यू यहाँ से भी बनाया जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद में अगर हम देखें मोटे तौर पर जो है संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्थायी समिति, एक होती है आपके तदर्थ समिति। तो जो स्थायी समिति होती है वो हर वर्ष नियमित रूप से गठित की जाती है, क्योंकि ये स्थायी प्रकृति की होती है इसीलिए इसको स्थायी समिति कहते हैं। जबकि जो तदर्थ समिति होती है वो जरूरत पड़ने पर, ठीक है, किसी विशेष मौके पर ही गठित की जाती है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही गठित की जाती है और ये स्थायी नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थायी समितियाँ जो है दो प्रकार की होती है संसदीय समितियां। पहली स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है, निरंतर कार्य मतलब करना होता है इनको, और इनका गठन जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है, समय समय पर प्रत्येक वर्ष इनका गठन किया जाता है। और हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे वो मोटा मोटी स्थायी समितियां है उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और तदर्थ समितियों की अगर हम बात करें तो ये अस्थायी प्रकृति की होती है, जिसका प्रयोजन मतलब कोई विशेष उद्देश्य होने पर ही इसका गठन किया जाता है, जिसका प्रयोजन इसका गठन होता है, जिस प्रयोजन से इसका गठन होता है, और जैसे ही वो प्रयोजन वो उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो इसका जो है वो भी, ये कमेटी जो है वो अस्तित्व में नहीं रहती, ये कमेटी भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह समाप्त होते ही, जिस प्रयोजन से इसका गठन किया गया है वह प्रयोजन समाप्त होते ही इसका अस्तित्व भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कि 2G घोटाले के लिए अगर कोई समिति बनी हुई हो, ठीक है, घोटालों की जांच के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं की जांच के लिए, ठीक है, एमपी लेड के लिए, संसदीय भवन की सुरक्षा के लिए, खाद्य प्रबंधन के लिए, विरासत के रखरखाव के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, सदन में जो है उसमें कौन कौन सी चित्र और कौन कौन सी मूर्तियां लगावे इसके ऊपर, तो ये सब तमाम सारी कौन सी प्रकृति की समितियां हैं, तदर्थ प्रकृति की समितियां हैं। और सलाहकार समितियां भी इसी में ही आती है, जो कि प्रवर और संयुक्त समितियां होती है, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है तदर्थ और स्थायी समितियों पर भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्थायी प्रकृति की होती है और नियमित रूप से हर वर्ष गठित की जाती है, जबकि ये उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्य से ही गठित की जाती है, उस प्रयोजन के समाप्त होते ही वो समिति भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये इन दोनों में अंतर हुआ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, हाँ, हम वैसे स्पेशली बात करेंगे लोक लेखा समिति के बारे में और प्राकलन समिति के बारे में और जो है आपके सरकारी उपक्रम समिति के बारे में। तो इन तीनों ही समितियों में कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली बात, इनका कार्यकाल 1 साल होता है। दूसरी बात, इनके जो सदस्यों का जो चयन होता है, जो निर्वाचन होता है, वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। अच्छा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार क्यों होता है? ताकि हर एक दल के सदस्य को उसमें शामिल किया जा सके, ताकि हर एक दल का जो प्रतिनिधि है वो समिति में शामिल हो सके। सीधा निर्वाचन इसलिए नहीं होता ताकि किसी एक विशेष बहुमत वाले ही लोगों को वहाँ पर ले लिया जाएगा, जबकि एकल संक्रमणीय मत पद्धति की विशेषता होती है कि वो अल्पसंख्यक वर्गों का भी ध्यान रखता है, यानी कि कोई दल अगर उसके सदस्य संख्या कम भी है तो भी वहाँ से प्रतिनिधि यहाँ पर भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और ये देखो, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार इसका चुनाव होता है ताकि सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाए। इसका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष होता है। तीसरी विशेषता इसकी है, कभी भी कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। मंत्री इसके सदस्य क्या है, नहीं होते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि इनके सदस्यों की नियुक्ति तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है, परंतु इनके अध्यक्ष यानी कि इस समिति का जो सभापति होता है, समिति का जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा की, राज्यसभा सभापति के द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है? तो उन्हीं सदस्यों में से जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक पद्धति जो है इससे चुने गए हैं, इसके द्वारा चुने गए हैं, उन्हीं सदस्यों में से सभापति की नियुक्ति की जाती है। समिति के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष व सभापति द्वारा सदस्यों में से ही की जाती है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि सभी दल जो के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ही चुनाव हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों विशेषताएं लगभग सभी समितियों में देखने को मिलती है। मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और आपके सरकारी उपक्रम समिति में ये विशेषताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं लोक लेखा समिति। हालांकि इनके सदस्य संख्याओं को किस तरीके से याद किया जाए, किस तरीके से शॉर्ट में बनाकर याद किया जाए, तो वो सब कुछ भी हम देखेंगे बाद में। परंतु पहले एक बार मोटी मोटी पढ़ लेते हैं कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है।
तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसका प्रावधान हमें दिखाई देता है, और 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही 1921 में इसका गठन सर्वप्रथम किया गया था। तो ये इसकी पहली बात है कि 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसका गठन किया गया था। जब इसकी सदस्य संख्याओं की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। चुनाव कैसे होगा इनका? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इनका चुनाव होगा। ठीक, 15 + 7 यानी कि 22 इसके कुल सदस्य होते हैं। तो 22 इसके कुल सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, पहले ऐसे चलन हुआ करता था कि पक्ष जो जिस पार्टी सत्ताधारी दल है उसी का मतलब उसी का व्यक्ति ही इसका जो है इस कमेटी का सभापति बनता था, परंतु 1967 से विपक्ष का सभापति बनना शुरू हो गया है लोक लेखा समिति के अंदर, यानी कि विपक्ष का सदस्य ही अब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। जहां तक इसके कार्य की बात करें तो कार्य में सबसे पहली बात है कि CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि सरकार के सभी खर्चों की, सभी वित्तीय लेखाओं की, विनियोग लेखाओं की जांच, मतलब उसकी लेखा करता है, उसकी लेखा जो प्रतिवेदन होता है, उसका जो लेखा रिपोर्ट होता है, उसकी जांच कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी कि सरकार के खर्चों और आय के बारे में, के लेखाओं के बारे में जो CAG का प्रतिवेदन होता है, उस CAG के प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। ठीक है, CAG के द्वारा जो विनियोग विधेयक अपन ने पढ़ा था, यानी कि खर्च करने के लिए जो विधेयक है, विनियोग विधेयक का लेखा किसके द्वारा किया जाता है? CAG के द्वारा किया जाता है कि भैया ये खर्चे किए हैं। अब इन लेखाओं के बारे में जो CAG का प्रतिवेदन है उसकी जांच कौन करेगा, उसके बारे में विचार कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी। संसद में पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये काम होता है कि CAG द्वारा विनियोग विधेयक पर बनाया गया लेखा, वित्त विधेयक पर बनाया गया लेखा के बारे में जो प्रतिवेदन CAG ने दिया है, उस प्रतिवेदन की जांच कौन करता है आपके? उस प्रतिवेदन की जांच आपके करता है, हाँ, उस प्रतिवेदन की जांच आपके करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो वित्तीय लेखा और PSU के बारे में जो वार्षिक प्रतिवेदन जो CAG ने दिया है, ठीक है, पर हर एक PSU के बारे में कई सारे, जैसे सरकारी उपक्रम समिति होती है ना, तो सरकारी उपक्रम समिति जिन सरकारी उपक्रमों के लिए गठित की गई है, उन सरकारी कंपनियों के बारे में CAG ने जो लेखा दिया है उसकी जांच तो सरकारी उपक्रम कमेटी करेगी, परंतु कुछ ऐसी कंपनियां, सरकारी उपक्रम कंपनियां भी है जिनके बारे में सरकारी उपक्रम जो समिति है वो जांच नहीं करती है, उसकी जांच कौन करती है? आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, कि जांच करती है ताकि, अच्छा ये जांच क्यों करती है? ताकि जितना भी अपव्यय होता है, जितने भी खर्चे होते हैं, अनावश्यक खर्चे होते हैं, जितना भी भ्रष्टाचार होता है वो ना हो। इस हेतु वह मतलब कौन कौन से बिंदुओं पर आश्वस्त होती है कि पहली बात कि जितना पैसा आवंटित किया गया है उतना ही पैसा खर्च हुआ है या उससे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। दूसरी बात, पैसा जो आवंटित हुआ है वो उसी मद में खर्च हुआ है या किसी अन्य मद में खर्च हुआ है। तीसरी बात, जो पैसा आवंटित हुआ है और उस पैसे को जारी करने का अधिकार जिस प्रशासक के पास में था, जिस प्राधिकारी के पास में था, जिस अथॉरिटी के पास में उसको जारी करने का अधिकार था, उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा वो जो पैसा है वो जारी किया गया है या किसी अन्य अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चौथी बात कि ये जो तमाम सारे जितने भी खर्चे हुए हैं वो नियमानुसार ही हुए हैं या नियम से इतर जाकर हुए हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ों के ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी CAG के जो लेखा प्रतिवेदन है उनकी जांच करती है कि क्या वास्तव में ये तमाम सारी चीज़ों का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो वो फिर फर्दर कार्रवाई के लिए सुझाव दे देती है। देखो किस बात को देखती है कि पैसा उसी उद्देश्य में खर्च, उसी उद्देश्य हेतु खर्च हुआ है या नहीं हुआ है जिस उद्देश्य हेतु इसकी अनुमति थी। ठीक है, प्राधिकृत अधिकार मतलब प्राधिकृत जो प्रशासक है उसी के द्वारा इस धन को जारी किया गया है या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है। पुनर्वियोग जो है संबंधित नियमानुसार ही हुआ है या नियम से इतर हुआ है। ठीक है, अनुमति से ज्यादा खर्च तो नहीं हुआ। तो इन चारों ही बिंदुओं को देखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो CAG की प्रतिवेदन है उसमें इन चारों ही बिंदुओं को देखती है और पाती है कि सरकार ने कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है, विनियोग और वित्त विधेयक में सरकार ने कोई अपव्यय तो नहीं किया है। और इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किन किन चीज़ों
मतलब कौन सा दृष्टिकोण, जांच में कौन सा दृष्टिकोण अपनाती है, तो वो देखती है कि क्या सरकार ने तकनीकी अनियमितता का तो प्रयोग नहीं किया है, तकनीकी अनियमितता से तो काम नहीं किया है। पहली बात, सरकार ने जो है अर्थव्यवस्था यानी कि जो मित व्ययता होती है, ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमी होती है उसका ध्यान रखा या नहीं रखा, कहीं पर अपव्यय तो नहीं कर दिया है। तीसरी बात, ये जो खर्चे हैं वो तमाम सारी जो समझदारी होती है, जो सामान्य समझ होती है, जो विवेक होता है उसके अनुसार किए गए हैं या अविवेकपूर्ण ढंग से या असमझदारी पूर्ण तरीके से खर्चा किया गया है। तो ये तीनों ही चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है कि तकनीकी अनियमितता तो नहीं हुई है, अर्थव्यवस्था का यानी कि मितव्ययता का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, विवेक और समझदारी का जो प्रयोग होता है वो यहाँ पर खर्चों में किया गया है या नहीं किया गया। ये जांच का दृष्टिकोण रहता है किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है। अच्छा, उपयुक्तता भी देखी जाती है कि क्या वास्तव में उपयुक्त था ये धन यहाँ पर खर्च करने का, ठीक है। तो उपयुक्तता भी देखी जाती है, विवेक समझदारी के साथ में मितव्ययता भी देखी जाती है और तकनीकी अनियमितता तो देखी ही जाती है। तो कुल मिला के ये चारों बातें हमें याद रखनी है, क्योंकि जब PYQ डाले, जब MCQ डाले जाएंगे तो ये बिंदु वहां पर उल्लेखित होंगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि सपोज, जैसे आपके राज्य के जितने भी निगम हो गए, व्यापारिक संस्थाएं हो गई, स्वशासी संस्थाएं हो गई, अर्धशासी निकाय हो गए, उनके जो लेखा आते हैं उनकी जांच भी कौन करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है, CAG द्वारा सौंपे गए लेखाओं की जांच करना, ठीक। अब इसमें तमाम सारी सरकारी कंपनियां भी आ सकती है, यदि उनके ऊपर सरकारी कंपनी वाली समिति विचार नहीं कर रही हो तो स्वायत्त शासन, स्वशासी, अर्ध स्वशासी, ठीक है, राज्य निगम, तमाम सारे के जो लेखा होते हैं उनकी जांच कौन करता है, आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इतना जांच करती होगी तो बहुत अच्छा ही करती होगी, परंतु जब हम इसकी आलोचना करते हैं, मेंस में कई बार प्रश्न आता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की आलोचना कीजिए, तो ये हम लिखते हैं वहाँ पर कि ये जो है एक तरीके से पोस्टमार्टम वाला काम है। यानी कि जो है, जो व्यक्ति है वो मर चुका है, अब पोस्टमार्टम वाला काम है, अब हम उसको बचा नहीं सकते, यानी कि खर्चा हो चुका है, अब तो ये केवल बताया जाएगा कि इन्होंने खर्चा जो है वो गलत तरीके से किया है या सही तरीके से किया है। यानी कि हम उसको रोक नहीं सकते, मतलब गलत काम, गलत जो खर्चा हो रहा था उसको रोक नहीं सकते, केवल और केवल पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया के रूप में ये बता सकते हैं कि ये गलत तरीके से हुआ था या सही तरीके से हुआ था। तो ये कैसा है, एक स्व परीक्षण जैसा है, ठीक है। दूसरी इसकी आलोचना ये की जाती है कि ये जो रिकमेंडेशन, सपोज कि इन्होंने पा भी लिया कि जो है 2G घोटाला इनके द्वारा किया गया था या कोयला घोटाला इनके द्वारा किया गया था, तो इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो केवल और केवल अनुशंसाएं जो है वो केवल परामर्शकारी होती है, सलाहकारी प्रकृति की होती है, वो बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। तो ये दूसरी इसकी कमी है कि अनुशंसाएं परामर्श जैसी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। तीसरी बात, ये खर्चों को रोक नहीं सकता, ठीक है ना, ये ऑब्वियस सी बात है, जो कि अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। स्व परीक्षण क्यों कह रहा है इसको, क्योंकि ये खर्चों को रोक नहीं सकता। ये जो है कोई कार्यकारी आदेश जारी करके दंड नहीं दे सकता किसी को कि ये व्यक्ति ने गलत काम किया है इसलिए इसको ये दंडित किया जाता है, तो ये कार्यकारी आदेश जारी करके दंड भी नहीं दे सकता, ये आदेश भी पारित नहीं कर सकता, क्योंकि ये तमाम सारे कार्यकारी आदेश जारी करना या दंड देना या फिर जो है आपके खर्चों पर रोक लगाना, ये काम पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं कर सकती, ये काम तो केवल संसद ही कर सकती है। यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की ये जो है आलोचना की जाती है कि वो कोई कार्यकारी आदेश या दंडित करने का जो शक्ति है उसके पास में नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है जो व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्न जो है उन पर ये विचार नहीं करती है, क्योंकि जो है इसका काम केवल और केवल ये चीजें देखने का है कि तकनीकी अनियमितता है या नहीं है, विवेक, समझदारी, उपयुक्तता, अर्थव्यवस्था, ये देखने की बात है, ठीक है। नीति क्यों बनी थी, नीति की मतलब है ना, नीति जो बनी है वो सही बनी है या नहीं बनी है, इस पर कई बार इसका विचार नहीं होता। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब 2G स्कैम हुआ था, जब कोयला घोटाला हुआ था, तब जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी पर जो है कई सारे विशेषज्ञ ये बात कहते हैं कि वो जो है वो पॉलिसी की जांच नहीं कर सकती। पब्लिक अकाउंट कमेटी पॉलिसी सही है या नहीं है इसकी जांच नहीं कर सकती। हाँ, जो पॉलिसी बन गई है उसके अकॉर्डिंग तकनीकी अनियमितता हुई है कि नहीं हुई है, अर्थव्यवस्था, समझदारी, विवेक, उपयुक्तता का प्रयोग किया गया है नहीं किया गया, ये वो जांच कर सकती है। ये नहीं कह सकती कि वो पॉलिसी ही गलत थी, यानी कि वहां पे पहले आओ पहले पाओगा जो पॉलिसी थी या जो भी थी, तो वो पॉलिसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती। तो ये कई बार व्यापक नीतिगत प्रश्नों से भी अलग रखती है, ठीक है। दैनंदिन जो प्रशासन के मामले होते हैं, जो दिन प्रतिदिन के मामले होते हैं,
उन पर भी ये विचार नहीं करती। ऑब्वियस सी बात है, दिन प्रतिदिन के मामलों पर जो प्रशासन पर जो है विचार ये कमिटीज नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद में अब हम जब सेकंड कमेटी की बात करते हैं तो सेकंड कमेटी में नाम आता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति बेसिकली बजट से संबंधित एक समिति है जिसका कि गठन हमें 1921 में दिखाई देता है। स्थायी वित्तीय समिति के रूप में वो उस समय मौजूद थी, परंतु जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो हमारे पहले जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई ने ही 1950 में जो प्राक्कलन समिति है उसका गठन किया था। और जॉन मथाई ने सबसे पहली बार इसका गठन किया था। उस समय तो इसकी सदस्य संख्या कुछ 25 ही थी, परंतु फिर बाद में जो है इसकी सदस्य संख्या 30 हो चुकी है और 30 जो सदस्य हैं वो सारे के सारे ही लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ठीक है, 30 सदस्य सभी लोकसभा से ही चुने जाते हैं। और इसमें एक और विशेषता ये होती है कि इसका जो अध्यक्ष या सभापति जो होता है वो लोकसभा से ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, सभी सदस्य लोकसभा से हैं तो लोकसभा से ही होगा। परंतु एक और खास बात जो मैं बोलना भूल गया था कि ये जो अध्यक्ष होता है वो सत्तारूढ़ दल का होता है। जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमने क्या देखा था, 1967 के बाद से विपक्ष का सदस्य वहां पर सभापति बनता था, जबकि प्राक्कलन समिति में जो सभापति होगा वो किसका होगा, वो सत्तारूढ़ दल का ही होगा, का ही अध्यक्ष द्वारा, हाँ, सत्तारूढ़ दल का ही सभापति होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगी, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगी। ठीक है, चलो ये तो हो गई आपकी बात जो है प्राक्कलन समिति की नियुक्ति और समयावधि के बारे में। ठीक है, मतलब कितनी सदस्य संख्या होती है, कब इसका गठन हुआ था। अब उद्देश्य अगर हम देखें तो प्राक्कलन समिति क्यों गठित की गई है, ताकि मामलों में किफायतपना बना रहे। ठीक है, ताकि मामलों में मितव्ययता बनी रहे, ताकि अपव्यय ना हो, ताकि बजट में कोई अपव्यय ना हो। ठीक है, तो बजट से जुड़े हुए किफायत को बनाए रखने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है, इसीलिए इसको किफायत समिति भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि बजटीय प्राक्कलनों की जांच करना। ठीक है, बजट में जितने भी हमने आकलन किए हुए हैं उनकी जांच करना और सार्वजनिक व्यय में किफायत हेतु सुझाव देना। तो जो भी सार्वजनिक व्यय है वहां पर हम देखेंगे कि क्या किफायती तरीके से यहाँ पर खर्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं, और इसके लिए जैसे क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर सुझाव भी दे सकती है कि आप यहाँ के बजाय यहाँ खर्चा कर सकते थे या इस प्रकार के बजाय इस प्रकार से खर्चा कर सकते थे, यानी कि क्या सुधार हो सकता है, उसकी वैकल्पिक नीति भी ये प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त ये जांच करना कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुसार राशि का समुचित प्रावधान है या नहीं है। जैसे कि सपोज कोई नीति हमने फॉलो की हुई है, उस नीति के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ रुपए चाहिए, परंतु 1500 करोड़ रुपए वहां पर आवंटित किए गए, तो वो ये बताएगी कि भैया समुचित धन का प्रयोग, मतलब समुचित, या फिर 500 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं, तो वो ये कहेगी कि यहाँ पर 1000 करोड़ की जरूरत है तो 1000 करोड़ ही दिए जाए। तो यानी कि जांच करना कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुसार राशि का समुचित प्रावधान है या नहीं है। ये किफायत समिति यानी कि प्राक्कलन जो समिति होती है उसका उद्देश्य होता है कि बजटीय प्राक्कलनों में मितव्ययता को बनाए रखना, सरकार जो है वो किफायत तरीके से अपने सार्वजनिक खर्चों को करे, ये बातें सुनिश्चित करना ही प्राक्कलन समिति का उद्देश्य होता है। ठीक है, नीतियों की जांच करती है, नीति के अकॉर्डिंग पैसा सही आवंटित किया गया है नहीं किया गया ये देखती है। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा खर्चा हो रहा हो तो वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करती है कि आप इसी जगह पर ये वाली नीति भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी आलोचना की जब बात की जाती है तो इसमें भी जांच केवल और केवल तभी होती है जबकि संसद में जो है वो मतदान हो चुका होता है, पहले से ही खर्चे के लिए मतदान हो चुका होता है। तो प्राक्कलन समिति एक तरीके से वापस से वही स्व परीक्षण वाला ही कार्य कर रही है कि वो काम हो चुका है, वो इंसान मर चुका है, उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है कि अब इसमें मतलब हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर कमी थी या कहाँ पर कमी नहीं थी। ठीक है, इसके बारे में इसके अतिरिक्त वही संसद की जो नीतियां है उस पर यहाँ पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी भी परामर्श जो है वो बाध्यकारी नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है, परामर्शकारी ही सलाह होती है। और कुछ चयनित मंत्रालयों की ही जांच में वर्षों लग जाते हैं। जैसे कि जो प्राक्कलन समिति है वो रक्षा मंत्रालय की जांच कर रही है ना, रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो प्राक्कलन है उनकी जांच कर रही है। वित्त जो आपके सरकार सार्वजनिक PSU मंत्रालय है, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय उसकी जांच कर रही है, या फिर सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय है उसकी जांच कर रही है। तो ऐसे कई सारे मंत्रालय हैं, तो कुछ ही मंत्रालयों की जांच हो पाती है, सभी मंत्रालयों की जांच नहीं हो पाती। ये भी इसकी एक आलोचना है कि सभी मंत्रालयों की जांच नहीं हो पाती। हालांकि जैसे हम देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर CAG के प्रतिवेदनों की जांच की जाती है, CAG के से जो है विशेषज्ञ राय भी वहां पर मांगी जाती है,
परंतु प्राक्कलन समिति के पास में ऐसा कोई भी विशेषज्ञ राय का स्रोत नहीं मौजूद होता है, यानी कि सीएजी की राय जो पब्लिक अकाउंट कमेटी को मिलती है उस तरीके की राय यहाँ पर जो आपके प्राक्कलन समिति को नहीं मिलती। सीएजी की विशेषज्ञ सहायता नहीं मिल पाती जो कि लोक लेखा समिति को उपलब्ध होती है। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है आपके सार्वजनिक उपक्रम उद्यम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या सरकारी उपक्रम समिति। और इसमें अगर हम देखना चाहें तो 1964 में कृष्ण मेनन कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन से इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो सार्वजनिक उपक्रम समिति जो थी 1964 में जब स्टैब्लिश की गई थी तब जो है इसमें 22 सदस्य हुआ करते थे, अभी भी वर्तमान में भी यही सदस्य है। और इन 22 सदस्यों में से 15 जो है वो लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से। ऐसे की ऐसी सदस्य संख्या का पैटर्न हमने पढ़ा था आपके लोक लेखा समिति के अंदर कि 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। किस प्रकार से निर्वाचन होगा? वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कैसे, कितने साल का कार्यकाल होगा? 1 साल का। मंत्री सदस्य नहीं होगा। इनके सभापति की नियुक्ति राज्यसभा में राज्यसभा सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, तो 15 इसके सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। और सदस्य जो है सदस्य होते हैं और सभापति जो है सभापति लोकसभा से ही सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि लोकसभा से ही इसका जो है वो होगा। देखो, प्राक्कलन समिति में हमने एक विशेष बात पढ़ी थी कि उसका जो सभापति होगा वो सत्तारूढ़ दल से होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमने ये पढ़ा था कि जो उसका जो सभापति होगा वो विपक्ष का सदस्य होगा। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वो लोकसभा का ही सदस्य होगा। ठीक है, हालांकि इसमें दोनों का सदस्य है परंतु अध्यक्ष या सभापति किसका होगा? लोकसभा का ही सदस्य होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। अच्छा, अब सार्वजनिक उपक्रम जो समिति है इसका क्या काम होता है कि सार्वजनिक उद्योगों के प्रतिवेदनों की जांच करना। ठीक है, देखो जितनी भी आपके पीएसयू है इनके बारे में जो प्रतिवेदन दिए जाते हैं, चाहे सीएजी द्वारा दिए जाए या अन्य किसी थर्ड पार्टी जो ऑडिट होती है उसके द्वारा दिया जाए, उन प्रतिवेदनों की जांच कौन करती है? सार्वजनिक उद्यम समिति। तो सरकार, देश में कई सारी सरकारी उपक्रम है, तो अधिकांश सरकारी उपक्रमों की जांच के प्रतिवेदनों की जांच ये करती है और बाकी जो बच जाते हैं उनकी जांच कौन करती है? आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी। जब पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ा था तब वहाँ पर भी हमने सरकारी उपक्रम समिति के बारे में बात की थी। तो जो बच जाती है उन सरकारी उपक्रम समितियों के प्रतिवेदनों की जांच कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। बाकी अधिकांशतः सरकारी उपक्रम कमेटी जो है सरकारी उपक्रमों उनकी जांच सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा की जाती है। देखो, सार्वजनिक उद्यम समिति, सरकारी उपक्रम समिति सेम है। ठीक है, पीएसयू पर सीएजी के जो प्रतिवेदन है, यानी कि जितने भी पीएसयू पर सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के जो प्रतिवेदन है उनकी जांच करना इनका काम होता है। जब पीएसयू के प्रबंधन में ये क्या देखती है? पीएसयू के प्रबंधन में देखती है कि क्या ये स्वायत्तता इनकी बरकरार है या नहीं है, इनकी व्यावसायिकता बरकरार है या नहीं है। ठीक है, स्वायत्तता और व्यावसायिकता के अतिरिक्त क्या कार्यकुशलता इनकी बरकरार है या नहीं है, व्यावसायिक सिद्धांतों का ये सही ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को देखा जाता है इस सार्वजनिक उद्यम समिति का कि जो पीएसयू का जो प्रबंधन है वो कार्यकुशलता, मितव्ययिता और आपकी स्वायत्तता व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं भाई भतीजावाद तो नहीं पनप रहा है, कहीं जो है करप्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब स्वायत्तता कहीं खतरे में तो नहीं है, कहीं कार्यकुशलता खतरे में तो नहीं है, कहीं व्यावसायिक जो सिद्धांत है जिस उद्देश्य से व्यवसाय किया जा रहा है वो उद्देश्य कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। तो इन तमाम सारी चीज़ों की जांच सार्वजनिक उद्यम समिति करती है। सार्वजनिक उद्यम समिति की भी कुछ आलोचनाएं हैं कि भैया एक वर्ष में 10 से 12 कंपनियों की तो जांच हो पाती है। ठीक है, जबकि कई सारी कंपनियां हैं तो कई सारी पीएसयूज की जांच करना संभव नहीं है। ऑब्वियस सी बात, ये भी स्व परीक्षण जैसा है कि घोटाला या कोई भी गड़बड़ी हो जाती है उसके बाद में इसकी जांच की जाती है। तीसरा, इसमें कोई भी, जैसे जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसमें कोई भी तकनीकी सदस्य नहीं है, तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है। प्राक्कलन समिति में भी नहीं था, हालांकि पीएससी में भी, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी नहीं था, परंतु वहाँ पर सीएजी की राय वहाँ पर दी जाती थी। यहाँ पर भी दी जाती है परंतु केवल उन्हीं प्रतिवेदनों पर जिन पर की सीएजी ऐसी रिपोर्ट सौंपता है।
ठीक है। इसकी अनुशंसाएं जो है वो बाध्यकारी नहीं होती। सभी कमेटियों के साथ में यही लफड़ा है कि जो उनकी अनुशंसाएं हैं वो बाध्यकारी नहीं है, केवल परामर्श सलाहकार प्रवृत्ति की होती है। ठीक है। दैनंदिन प्रशासन में भी ये जो है वो क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या फिर कोई व्यापक नीतिगत जो प्रश्न होता है, ठीक है, जो कि उनके व्यावसायिक, क्योंकि व्यावसायिक प्रकार या व्यावसायिक तरीके से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसकी तो जांच कर सकती है, परंतु जो व्यापक नीतिगत प्रश्न होते हैं जो कि व्यावसायिक प्रकारों से संबंधित संबंध जिनका नहीं होता, तो उनकी ये जांच नहीं कर सकती। ठीक है। तो प्रमुख सरकारी जो नीतियां होती है जो कि पीएसयू के व्यावसायिक प्रकारों से संबंधित नहीं होती है, आदि मामलों की जांच जो है वो सार्वजनिक उपक्रम समिति भी नहीं कर सकती। ठीक है। इसके बाद में आता है आपके विभागीय समितियों वाली बात, तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम जो है शॉर्ट ट्रिक वाली जो चीज़ है उस पर जाएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन हमारे वहीं से बनेंगे और हमारे मार्क्स भी वहीं से आएंगे। हालांकि मेंस में थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव आपके क्लियर करने के लिए मैं तमाम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए, विभागीय जो समितियाँ होती है वो हर एक विभाग के साथ में अटैच होती है, और शुरुआत में अगर हम देखें तो इनकी संख्या केवल 17 थी। 1993 में इनकी संख्या केवल 17 थी, 93 से 2003 तक। 2003 में 7 जो स्थायी समितियां हैं, जो विभागीय समितियां हैं, वो और जोड़ दी गई। इस तरीके से ये 24 हो गई है 2003 में। 2003 में ये कितनी हो गई है, जो है 24 हो गई है। और ये 24 जो स्थायी विभागीय समितियां हैं, विभागीय स्थायी समितियां हैं, उसमें से 16 तो है आपके लोकसभा में और 8 है आपके राज्यसभा में। ठीक है। तो 24 जो कुल विभागीय समितियों में से 16 लोकसभा में, 8 राज्यसभा में। और स्थायी समितियों के सदस्यों की अगर हम बात करें, ठीक है, इन सदस्य संख्याओं को याद करने का भी एक तरीका भी अपन देखेंगे। सदस्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 31 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 31 सदस्यों में से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होता है। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव विशेषता ही वही है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग है। लोकसभा, इसमें जो लोकसभा के जो सदस्य है, इनका जो चुनाव है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही किया जाता है। इसी प्रकार से राज्यसभा सदस्य जो है वो राज्यसभा सभापति द्वारा चुने जाते हैं। और कोई भी मंत्री, ये वाला चुनाव वाली जो चीज़ है, जो कि पहले वहाँ पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, चयन किया जाता है। बाकी विशेषताएं सेम है जो पहले ऊपर पड़ी थी कि 1 साल इनका कार्यकाल होता है, कोई मंत्री इनका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें सेम है कि कोई मंत्री इनका सदस्य नहीं होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 साल का होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि संसद के प्रति जो कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाना और बजट पर अधिक सार्थक चर्चा है, तो इनका निर्माण किया गया है। देखो, विभागीय स्थायी समितियों का निर्माण क्यों गया है? ताकि संसद जो है वो कार्यपालिका पर बेहतर तरीके से नियंत्रण स्थापित कर पाए और बजटीय जो प्रावधान है उन पर अच्छे से जो है वो चर्चा हो पाए। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे मंत्रालय का कोई भी अनुदान की मांग उसने प्रस्तुत की है, तो उस पर विस्तार से चर्चा कहाँ पे होगी? वित्त मंत्रालय, सपोज के कोई भी मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है, ठीक है, तो जो शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है, उससे संबंधित कोई अनुदान है, उस अनुदान की मांग पर विस्तार से चर्चा होगी। जो मानव संसाधन मंत्रालय की जो स्थायी समिति है उसके ऊपर, वहां पर एक विस्तार में उस पर चर्चा होगी कि ये अनुदान क्या वास्तव में सही है, क्या इसकी मात्रा सही है, उद्देश्य सही है, वो तमाम सारी चीज़ों पर यहाँ पर विचार होगा। मंत्रालयों के विधेयकों व वार्षिक प्रतिवेदनों पर भी विचार होता है कि जो भी उनके वार्षिक प्रतिवेदन है, जो भी उनके विधेयक है, उन पर भी चर्चा इन्हीं स्थायी समितियों, विभागों से अटैच्ड जो स्थायी समिति है उनके द्वारा की जाती है। सदन में प्रस्तुत अगर कोई राष्ट्रीय मूलभूत नीतिगत दस्तावेज है तो उस पर भी विचार इन्हीं स्थायी समितियों में किया जाता है। ठीक है, इन स्थायी समितियों के बारे में हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि जैसे इनके नाम अगर हम देखना चाहें तो आप यहाँ पर अगर जो है आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो रही हो तो मेरे ख्याल से आपको दिख जाएगा। बाकी मैं इसको थोड़ा एक बार नहीं हो तो और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक अब तो आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वाणिज्य समिति होती है वो वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित होती है। ये राज्यसभा के अधीन समितियों की बात हम कर रहे हैं। गृह मामलों से संबंधित समितियां जो होती है वो
आप यहां पर देखिए, हाँ, तो ये बेसिकली क्या है कि ये आपके समितियों के नाम है, ये आपके समितियों के नाम है। और इन समितियों के नाम में अगर हम देखना चाहें चीजें, तो जैसे ये मानव संसाधन विकास समिति है, तो ये मानव संसाधन जो विकास समिति है वो क्या काम करती है, तो वो कौन कौन से विभागों से संबंधित काम करती है, तो वो आपके मानव संसाधन विकास जो होते हैं उसके बारे में जांच करती है। जो मानव संसाधन विकास होता है उसके बारे में ये समिति विचार करती है। इससे संबंधित जितने भी अनुदान है, इससे संबंधित जितने भी विधेयक है, इससे संबंधित जितनी भी नीतियां हैं, उन पर विचार कौन करेगी? मानव संसाधन विकास समिति। ठीक है, युवा मामले और खेल मामले से संबंधित, महिला और बाल विकास से संबंधित तमाम सारे विभागों से संबंधित, इन विभागों से संबंधित स्थायी समिति का नाम क्या है? मानव संसाधन विकास समिति। और ये समिति क्या करती है? इनसे संबंधित कोई भी जो अनुदान आता है, इनसे संबंधित जो भी विधेयक आता है, जो भी विशेष नीति आती है, उन पर विचार करती है मानव संसाधन विकास समिति। गृह मामलों की समिति जो है, गृह मंत्रालय या उत्तर पूर्व के विकास से संबंधित कोई भी मामला होता है तो उसकी जांच कौन करती है? गृह मंत्रालय की समिति। वाणिज्य समिति जांच करती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों और नीतियों और विधेयकों की। उद्योग समिति जांच करती है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम और एमएसएमई जो उद्यम है उनसे संबंधित जो भी नीति है उनके बारे में विचार कौन करती है? आपके सार्वजनिक उद्योग समिति। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति जो है या पर्यावरण और वन समिति, ये पूरी की पूरी एक समिति है जो कि जांच करती है आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, भू विज्ञान, परमाणु ऊर्जा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इन तमाम सारे बिंदुओं पर जांच करती है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति, देखो इनको पढ़ना होता है, बेसिकली इनको याद नहीं करना होता, पढ़ना होता है ताकि हमें पता रहे कि अच्छा ये भी एक समिति है कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित एक समिति होती है जो कि नागरिक उड्डयन, पथ परिवहन से संबंधित मामलों को देखती है। और इसके अतिरिक्त भी नौवहन, नौवहन और जो है वो दूसरे मामले देखती है, नौवहन, संस्कृति, पर्यटन संबंधित मामले भी देखती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखना चाहें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति भी एक होती है जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मामले, आयुर्वेद, जो आयुष के जितनी भी चीज़ें होती है ना, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इनसे संबंधित तमाम सारे अनुदानों, विधेयकों और नीतियों की जांच करती है। ठीक है, कार्मिक, लोक, परिवाद और विधि न्याय समिति होती है जो कि विधि एवं न्याय, कार्मिक और लोक परिवाद और पेंशन से संबंधित मामले भी देखती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम दूसरी कमिटीज़ के बारे में मोटा मोटी फटाफट से देखना चाहें तो हमें यहाँ पर चीज़ें कुछ देखने को मिलेगी कि जो कृषि समिति होती है, तो जो कृषि समिति होती है वो आपके कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इनसे संबंधित तमाम सारे मामलों को देखती है। सूचना प्रौद्योगिकी समिति संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना और सूचना प्रसारण से संबंधित विभाग की जानकारी के बारे में अनुदानों पर जो है चर्चा करती है। रक्षा समिति रक्षा, ऊर्जा समिति नवीन अक्षय और ऊर्जा, विदेश मामलों की समिति विदेश मंत्रालय, वित्त समिति वित्त, कॉर्पोरेट योजना और सांख्यिकी कार्य मंत्रालय से संबंधित मामले, खाद्य उपभोक्ता जन वितरण, उपभोक्ता खाद्य जन वितरण, श्रम समिति श्रम व रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस समिति पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से संबंधित मामले, रेलवे समिति रेलवे से संबंधित मामले, नगर विकास समिति आवास व नगरीय संबंधी मामले, जल संसाधन समिति जल शक्ति, रसायन और उर्वरक समिति रसायन और उर्वरक से संबंधित मामले। तो कुल मिलाकर अगर हम मोटा मोटी भी चीज़ें देखना चाहें तो हमें चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि ये जो स्थायी समितियां है वो विभिन्न विभागों के लिए गठित की गई है और इन विभागों का एक ही उद्देश्य होता है और वो मतलब इन कमिटीज़ का एक ही उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है कि सरकार जो है, राज्यसभा जो है, जो आपकी लोकसभा है या संसद जो है, उसका कार्यपालिका पर बेहतर तरीके से नियंत्रण एस्टेब्लिश किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, इन खर्चों को, इन अनुदानों की सही ढंग से जांच कर कर उनमें जो है वो इफेक्टिविटी, एफिशिएंसी और जो आपकी इकोनॉमी है वो सुनिश्चित की जावे, कोई भ्रष्टाचार ना हो, ये तमाम सारी चीज़ें सुनिश्चित करना ही इनका एकमात्र पर्पज होता है। ठीक है, चाहे आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित चीज़ें देख लो
कि उसमें सामाजिक न्याय, अधिकारिता, जनजातीय और अल्पसंख्यक, चाहे आप कोयला इस्पात देख लो, कोयला खान और इस्पात, चाहे ग्रामीण समिति विकास समिति देख लो, ग्रामीण विकास और पंचायत, चाहे रसायन और उर्वरक देख लो, रसायन और उर्वरक। कहने का मतलब है कि ये तमाम सारी कमिटीज क्यों अस्तित्व में आई, ताकि अनुदानों की मांग पर स्थायी समिति जो है वो अनुदानों की मांग पर विचार के लिए निम्न प्रक्रिया को फॉलो करती है। और यहाँ पर भी कुछ चीजें लिखी हुई है, इसके पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो चीजें थी वो क्यों थी, ताकि जो है वो कार्यपालिका पर बेहतर नियंत्रण स्टैब्लिश कर सके संसद। ठीक है, उत्तरदायी, अधिक उत्तरदायी हो सके कार्यपालिका संसद के प्रति, सार्थक चर्चा उनके कार्यों के पर हो पाए। ठीक है, उनके अनुदान मांगों पर विशेष रूप से विचार किया जा सके और उनके विधेयकों और वार्षिक प्रतिवेदनों पर भी विचार किया जा सके, कोई भी नीतिगत दस्तावेज है उन पर भी विचार किया जा सके। और इस विचार के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया क्या है कि जब संसद में दोनों सदनों में बजट जो प्रस्तुत होता है उन पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के उपरांत जब सदन स्थगित होता है, स्थगित होने के बाद में जब गैप आता है, उस गैप के दौरान जो है वो ये विभागीय स्थायी समितियां जो है हर एक अनुदान पर, हर एक नीति पर, हर एक विधेयक पर बहुत ही डिटेल में विचार विमर्श और चर्चा करती है। ठीक है, तो सदन जब बजट पर आम चर्चा समाप्त हो जाती है तो सदन निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है, और इसी अवधि में जो है स्थायी समितियां अपना काम करती है। इसी अवधि के दौरान स्थायी समितियां अपने संबंधित विभाग से संबंधित अनुदानों पर विचार करती है और चर्चा करती है। प्रत्येक मंत्रालय के अनुदानों पर अलग अलग प्रतिवेदन, प्रत्येक मंत्रालय के प्रत्येक अनुदान पर अलग अलग प्रतिवेदन जो है, अलग अलग अनुदानों पर अलग अलग प्रतिवेदन हर एक कमेटी जो है वो जारी करती है। और समिति जो है वो केवल और केवल प्रेक्षित विधेयकों पर भी, जो भी उसको प्रेक्षित विधेयक है कि इस विधेयक के बारे में जो है वो चर्चा करनी है आपको, तो इस विधेयक जो प्रेक्षित उनको विधेयक है उसके ऊपर खंडवार और सिद्धांत, उनके सिद्धांतों पर जो है ये विचार करती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद में अगर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि दैनंदिन प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, या ये उन मामलों पर जांच नहीं कर सकती जो कि किसी अन्य समिति के पास में वो भेजा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ गुण भी होते हैं। गुण क्या है कि ये दलगत पूर्वाग्रह नहीं होते भैया इसमें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या है कि नियंत्रण जो है वो मजबूत होता है। किसका नियंत्रण मजबूत होता है? चाहे संसद का कार्यपालिका पर देख लो या लोकसभा का कार्यपालिका पर देख लो, इससे नियंत्रण मजबूत होता है ताकि वो जो है निरंकुश रूप से अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक अनुदान न मांग सके, उसको न पारित करवा सके, तो इसका नियंत्रण मजबूत होता है। सार्वजनिक खर्चों में जो कार्यकुशलता है, जो 3 E's है, इफेक्टिविटी, एफिशिएंसी और इकोनॉमी है, वो स्टेब्लिश हो पाती है। इसके माध्यम से जो है विपक्षी सदस्य, स्पेशली इसके माध्यम से जो विपक्षी के जो सदस्य है, जो राज्यसभा है, उसका कार्यपालिका पर बेहतर बजटीय नियंत्रण स्टैब्लिश होता है, क्योंकि राज्यसभा के पास में जो है बजटीय अधिकार बहुत ही कम होते हैं, विपक्षी के सदस्यों के पास में भी कम होते हैं, परंतु इन्हीं विभागीय समितियों के माध्यम से विपक्ष के, न केवल विपक्षी सदस्य बल्कि राज्यसभा के सदस्य भी इन खर्चों पर नियंत्रण स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा कार्यपालिका पर बेहतर नियंत्रण स्टैब्लिश कर लेती है। कार्य पद्धति भी लोकसभा की तुलना में अधिक जो है लचीली है, यानी कि लोकसभा में जब चर्चा होती है ना तो कई सारी बाध्यताएं होती है, परंतु यहाँ पर जो है कार्य पद्धति काफ़ी लचीली रहती है विभागीय समितियों के मामले में। ठीक है, इसके बाद में हमने ये तो देख ही लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम शॉर्ट ट्रिक के ऊपर चले जाते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए आसान हो एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आसान होने के लिए, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि हमने कई सारी कमिटीज़ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हालांकि इनके बारे में हमने पढ़ लिया है, परंतु हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं उन कमिटीज़ के बारे में जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आ सकता है वो सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको याद किस तरीके से किया जाता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, हमें एक फ्रेज याद करनी है, एक तरीके से एक शब्द, एक लाइन याद करनी है। वो लाइन है गैर सरकारी अनुपस्थिति। किसकी अनुपस्थिति है? गैर सरकारी अनुपस्थिति। लाभ के पद और वेतन भत्ते दोनों एक साथ हैं, लाभ के पद और वेतन भत्ते। दूसरे नंबर पे क्या है? लाभ के पद और वेतन भत्ते। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें लाइन में ही, तो याचिका पर पूर्व स्थापित आश्वासन देने का विशेषाधिकार। याचिका पर पूर्व स्थापित आश्वासन देने का विशेषाधिकार। ठीक, इसके बाद में कार्य मंत्रणा समिति है, अधीनस्थ विधायन समिति है, नियम समिति है। देखो एक बार फिर से सुनो कि कौन कौन सी चीजें मैंने बोली हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि
आपके गैर सरकारी अनुपस्थिति, लाभ के पद और वेतन भत्ते, याचिका पर पूर्व स्थापित आश्वासन देने का विशेषाधिकार, अधीनस्थ विधायन, कार्यमंत्रणा समिति, अधीनस्थ विधायन और नियम समिति। ये सबकी सब समितियां हैं, यानी कि गैर सरकारी समिति, गैर सरकारी विधेयकों से संबंधित समिति, अनुपस्थिति से संबंधित समिति, लाभ के पद से संबंधित समिति, वेतन भत्ता समिति, याचिका समिति, मतलब विधेयक जब पुरस्थापित होते हैं पुरस्थापित से संबंधित समिति, आश्वासन समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, नियम समिति। इसको इसी क्रम से याद करना है ताकि इसकी जो सदस्य संख्या है वो हमें बहुत ही इजीली याद हो जाए। कैसे याद करना है कि सबसे पहले हमने कहा कि अनुपस्थिति किसकी, गैर सरकारी सदस्यों की अनुपस्थिति, ठीक है। गैर सरकारी अनुपस्थिति, लाभ के पद और वेतन भत्ते, याचिका पर पूर्व स्थापित आश्वासन देने का विशेषाधिकार, कार्य मंत्रणा समिति, अधीनस्थ विधायन और नियम समिति, ठीक। अब क्या है कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अवरोही आरोही कुछ पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कि संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो देखो आप यहां पर सबसे पहले 15 ले लिया हमने इधर, ठीक, 15,0, ठीक। अब जो 15 के बाद में जो है हम इधर वाली संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। देखना कि 15 के बाद में हमने बढ़ाया है, मतलब 15 जीरो है तो यहाँ पर 10 प्लस 5, यानी कि जो है हमने इधर की तरफ की संख्या बढ़ाई है। अब इससे ठीक यहाँ पर आ जाओ आप, 15 यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 10, 15 यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 11, 15 15 15 16। कहने का मतलब हमारी 6 लाइनें हैं और 6 ही सदस्य संख्या हमने उधर लिखी हुई है। 15 0 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 अलग से याद रखना है, 15 5 15 15 15 10 15 11 15 15 15 16। ये है हमारी सदस्य संख्या, यानी कि ये किसको डिनोट कर रही है कि 15 लोकसभा में सदस्य होंगे गैर सरकारी समिति के अंदर, 15 ही राज्यसभा लोकसभा में सदस्य होंगे अनुपस्थिति समिति की, परंतु राज्यसभा में ऐसी कोई समिति होती ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्यसभा में ये गैर सरकारी विधेयकों से संबंधित काम कौन करती है, कार्य मंत्रणा समिति करती है। राज्यसभा में अनुपस्थिति के बारे में, समिति के बारे में काम कौन करती है, तो राज्यसभा के सदन के अंदर ही ये मामले सोल्व किए जाते हैं, इसके लिए कोई अलग से समिति नहीं है। यानी कि 15 0 10 प्लस 5 15 10 15 11 15 15 15 16, ये गिनती याद रखनी है। बहुत ही सिंपल सी है गिनती, पर हमको ये फ्रेज याद होनी चाहिए। 2-3 बार आप बोलोगे, 2-3 बार आप पढ़ोगे, लिखोगे, 2 बार लिखोगे तो इजीली याद हो जाएगी। कि सबसे पहले बात कर रहे हैं हम गैर सरकारी अनुपस्थिति की, फिर हम बात कर रहे हैं लाभ के पद और वेतन भत्तों की, ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं याचिका पर पूर्व स्थापित आश्वासन देने का विशेषाधिकार, फिर हम बात कर रहे हैं अधीनस्थ जो आपकी कार्य मंत्रणा समिति की, फिर हम बात करें अधीनस्थ विधायन की, फिर हम बात करें नियम समिति की। अब जब हम गिनती नीचे से ऊपर करेंगे तो 15 16 15 15 15 11 15 10 10 प्लस 5 और 15 0, इस तरीके से इजीली हमें चीज़ें याद हो जाएगी और इनके नामों से ही स्पष्ट है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि सरकारी आश्वासन समिति है, ये आपके जो है आश्वासन समिति है, सरकारी आश्वासन समिति, तो जो मंत्रियों ने जो आश्वासन दिया है सदन में उस पर कार्रवाई सही ढंग से हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो वहां पर विशेषाधिकार हनन या जो भी मामला बनता है उसकी जांच कौन करता है, आश्वासन समिति, ठीक है। तो आश्वासन समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 15 सदस्य लोकसभा में होते हैं, 10 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। दोनों की अलग अलग समितियां होती है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है। जबकि जहां पर प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त समितियां होती है, यानी कि लाभ के पद पर जो समिति होती है, जो कि लाभ के पद के कौन कौन से मुद्दे होते हैं इन पर विचार करने के लिए जो समिति होती है उसमें सदस्य कितने होते हैं, उसमें 10 लोकसभा से होते हैं, 5 राज्यसभा से होते हैं, ठीक। इसी प्रकार से वेतन भत्तों से संबंधित जो समितियां होती है, वेतन भत्तों यानी कि सदस्यों और जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित जो समितियां होती है उस समिति में सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा दोनों की एक संयुक्त समिति होती है। बाकी सब में राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग समितियां होती है, इसमें तो दोनों ही समितियां राज्यसभा में होती ही नहीं है, ठीक। चीजें हमें सही ढंग से याद हो गई है। अब कुछ चीजें और लिखी हुई है, जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि गैर सरकारी जो आपके ये समिति है, गैर सरकारी विधेयक और संकल्पों को प्रस्तुत करने के लिए जो समिति है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों की जो समिति है उसमें विशेष चीज क्या है। ठीक है,
तो इसमें एक विशेष चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि ठीक है, कोई ना, अच्छा ये लिखा हुआ है, हाँ, तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि गैर सरकारी सदस्य जो है से संबंधित समिति राज्यसभा में तो होती ही नहीं है, और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो हमें गैर सरकारी समिति के बारे में ये फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखना है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष ही होता है। इसी प्रकार से आप देखो कि मैंने दो जगह डॉट लगाए हुए हैं, ये देखो, एक तो यहां पर मैंने डॉट लगाया हुआ है, एक यहां पर मैंने डॉट लगाया हुआ है। तो जहां जहां पर डॉट लगाया है उन समितियों का अस्तित्व जो है वो 1953 में आया है। इन दोनों समितियों का अस्तित्व कब आया है? 1953 में आया। इसी प्रकार से जहां जहां पर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है वो जो है वो कार्य मंत्रणा समिति और अधीनस्थ विधायन समिति पर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मैंने लिखा हुआ है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर कौन होंगे? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही इसके जो है वास्तविक कार्य मंत्रणा समिति, और एक और दूसरी समिति है आपके नियम समिति। ठीक है, तो इन दोनों ही के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि जो है जो सदन के जो अध्यक्ष होते हैं वही इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यानी कि कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष। उसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष। इसी प्रकार से राज्यसभा में इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सभापति। उपाध्यक्ष कौन होंगे? उपसभापति। तो ये जो क्रॉस लगाया हुआ है मैंने दो जगह पर तो दोनों ही जगहों को हमें याद रखना है कि इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे। ठीक है, इसके बाद में आप देखो दो जगह डॉट लगाया हुआ है, 1953 में इनका गठन हुआ है, दो जगह क्रॉस लगाया हुआ है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही इसके सभापति उपसभापति होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये पुरस्थापित यानी कि विधेयकों को पुरस्थापित करने की जो समिति है उसका गठन कब किया गया था? 1975 में। ये है हमारी पहली ट्रिक। क्या है पहली ट्रिक? गैर सरकारी सदस्यों की अनुपस्थिति, लाभ के पद और वेतन भत्ते, याचिका पर पुरस्थापित आश्वासन देने का विशेषाधिकार, कार्य मंत्रणा समिति, अधीनस्थ विधायन, नियम समिति। ठीक है, दो जगह डॉट कहां कहां पर लगे हुए हैं? तो अधीनस्थ विधायन और आश्वासन, ए याद रख लो, ए पर डॉट लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति पर क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही उसके सभापति और उपसभापति होंगे। ठीक, डॉट का मतलब होता है 1953 में उनका जो है निर्माण हुआ है। 1975 में किसका निर्माण हुआ है? आपके पुरस्थापित समिति का। ठीक है, इसी प्रकार से गैर सरकारी समितियों के बारे में कौन सी चीज याद रखनी है कि इसका लोकसभा में इसका उपाध्यक्ष, जो लोकसभा उपाध्यक्ष है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और राज्यसभा में ये काम कौन करता है? कार्य मंत्रणा समिति। इसी प्रकार से अनुपस्थित समिति का काम तो राज्यसभा में खुद राज्यसभा के अंदर ही होता है। सदस्य संख्या की बात करें तो हमने बहुत ही इजीली याद किया था कि 15 0 10 + 5 15 10 15 11 15 15 15 16 इस तरीके से याद रखोगे, एग्जाम में कतई नहीं बोलोगे। एग्जाम में सबसे टिपिकल ऑप्शन यही डाला जाएगा कि सदस्य संख्या के बारे में कंफ्यूज करेगा आपको, और आपने ट्रिक के माध्यम से उसका सॉल्यूशन कर दिया है। ये तो हो गई आपकी पहली ट्रिक। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में जो कि संबंधित है हमारे दूसरे मामले से, यानी कि लोक लेखा समिति। देखो यहाँ पर हम अगर देखना चाहें तो ये जो लोक लेखा समिति है, ये लोक लेखा समिति है। ठीक है, ये शुरू में मैंने चारों समितियां लिखी हुई है जो कि हमने अभी डिटेल में पढ़ी थी। तो 1921 में इसका निर्माण हुआ। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसका प्रावधान था। 15+7 इसके सदस्य हैं, और इसकी एक विशेषता है कि 1967 से ही विपक्ष का सदस्य ही इसका सभापति बन रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये तो समिति का नाम लिखा हुआ है, ये इसके पृष्ठभूमि की बात लिखी हुई है, ये इसके सदस्य संख्या की बात लिखी हुई है, और ये जो है वो इसके बारे में जो विशेषता है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखें तो प्राक्कलन जो समिति है उसका भी अस्तित्व 1921 से में ही हमारे सामने आता है, परंतु 1950 में जॉन मथाई जो कि उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसका गठन किया है। इसके सदस्य होते हैं 30, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, और इसका जो आपके अध्यक्ष होता है वो सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, मतलब नेता नहीं होता है, सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है।
ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में कौन सा फैक्ट है, 1964 में कृष्ण मेनन कमेटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मतलब कहने का मतलब जो प्रश्न आएगा वो तो इन दोनों ही स्लाइड से ही आपके आएगा पीटी के अंदर, ठीक है, फैक्चुअल प्रश्न, ठीक है। अगर कोई विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाना चाहे तो वो पीछे वाली स्लाइड से आएगा, ठीक है। 15+7, यहाँ पे भी 15+7 थे, यहाँ पे भी 15+7, यानी कि यहाँ पर भी 22 सदस्य कुल, यहाँ पर भी 22 सदस्य कुल, यहाँ पर तो 30 सदस्य ही थे, जबकि आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर 31 सदस्य है, ठीक है, यहाँ पर 30 सदस्य है, तो वो अभी थोड़ी सी देर में हमें याद हो जाएगा। अभी फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही टोटल सदस्य कितने हैं, 22 है। एक और सिमिलैरिटी है कि दोनों ही सीएजी की प्रतिवेदनों पर जांच करती है, ठीक है। चलो, इसका जो अध्यक्ष है वो लोकसभा में से ही चुना जाएगा, ठीक है। हालांकि स्थायी समितियों की अगर हम बात करें तो स्थायी समितियों के बारे में हमें ध्यान रखना है कि 17 जो कमेटी शुरुआत में थी 1993 तक, और 1993 में 7 मतलब 2003 में 7 और जुड़ने के बाद में 24 टोटल कमिटीज हो गई है। 24 के नाम भी हमने पढ़े थे अभी, ठीक है। राज्यसभा में 8 और लोकसभा में 16, ठीक है, 16 लोकसभा में 8 राज्यसभा में। परंतु इसके अंदर सदस्यों की संख्या होती है 21+10 यानी कि 31। 21+10 यानी कि 31 सदस्य किसमें होते हैं, स्थायी विभागों से संबंधित स्थायी समिति में। और इसकी एक और विशेषता होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि इसके अध्यक्ष और सभापति जो है वही मनोनीत करते हैं इसके सदस्यों का। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से नहीं होता है, जबकि ऊपर वाली जो तीनों समिति है, इन तीनों ही कमिटीज का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। परंतु इसका चुनाव कैसे होता है, अध्यक्ष और सभापति ही मनोनीत करते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, मंत्री सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा और इनके सभापति जो है, इन कमिटीज के सभापति है लोकसभा अध्यक्ष और सभापति द्वारा बनाए जाते हैं, और सभी दलों का प्रतिनिधित्व इनमें होता है। ये तमाम सारी विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, ठीक है। दूसरी कमिटीज भी हमने पढ़ ली है। हालांकि जैसे आपको लग सकता है कि हमने तो सर इसको अलग से पढ़ा ही नहीं है, पूर्व स्थापित विधेयक, आश्वासन विधेयक, विशेषण, तो ये आपके नामों से ही स्पष्ट है। और आप एक बार भी लक्ष्मीकांत की या किसी अच्छी बुक की रीडिंग लगाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेरा काम है यहाँ पर एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको चीज़ें किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जाए, तो वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य कमिटीज की, जैसे कि सार्वजनिक प्रायोजन समिति की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक प्रायोजन समिति जो होती है वो क्या काम करती है, तो वो तमाम सारे काम करती है जो किसी अन्य कमेटी के पास में नहीं होते हैं। ऐसे मामलों का काम करती है जो कि अन्य कमेटी के द्वारा नहीं किया जाता है। पहली बात, इसमें जो है कौन कौन शामिल होता है, तो लोकसभा से अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा से सभापति उपसभापति, ठीक है। लोकसभा से अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा से सभापति उपसभापति। और इसके सदस्य कौन होते हैं, इसके सदस्य होते हैं आपके तमाम सारे जितने भी आपके वो है, जितने भी क्या है, जितनी भी समितियां है, जितनी भी समितियां है उनके तो जितनी भी समितियां हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि जितनी भी अभी तक अपन ने जितनी भी समितियां पढ़ी है उनके जितने भी अध्यक्ष है, सभापति है, वो इसके सदस्य होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जितने भी दल है उनके जो प्रमुख है वो भी इसके सदस्य होंगे, ठीक है, वो भी इसके प्रमुख होंगे। मान्यता प्राप्त दलों के नेता भी इनमें शामिल होंगे, और जो भी पीठासीन अधिकारी होगा इस कमेटी का उसके द्वारा भी मनोनीत कुछ सदस्य यहाँ पर होंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखना चाहें कि जो सलाहकार समिति होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये सलाहकार समिति भी क्या होती है, मंत्रालयों से जुड़ी हुई होती है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष तमाम सारी जो समितियां हमने पढ़ी है उससे अलग मंत्री और राज्य मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके सदस्य कौन होते हैं, तो दोनों सदनों से इसके सदस्य होते हैं। इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन करता है, क्योंकि हमने जब संसदीय समिति और परामर्शदात्री समिति पढ़ी थी ना शुरू में, सेकंड वाली स्लाइड में, तब मैंने बताया था कि इन दोनों में एक अंतर है कि इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाता, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा गठन किया जाता है, और नियम दिशा निर्देश भी तय किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है और इसकी संख्या भी अनिश्चित होती है, कभी 30 होती है, कभी 10, और इसके बीच में वेरी करती है, ठीक है। लोकसभा के साथ में ही ये भंग होती है, लोकसभा के साथ में ही इसका उदय होता है, और मंत्री और संसद सदस्यों के बीच में सरकारी नीतियों और कार्यान्वयन हेतु अनौपचारिक जो चर्चा होती है वो इसी मंच पर होती है, ठीक है। इसके साथ में आपके जो है ये वाला होता है काम, ये वाला चैप्टर होता है समाप्त। अब एक मोटा मोटी हम कुछ चीज़ें और देखना चाह रहे थे कि जैसे
आपके यहाँ पर आप देखो याचिका और आवेदन समिति जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाली, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है संघ के मामलों में व्यक्ति या कोई भी संघ अगर जो है वो याचिका दायर करता है तो उन पर विचार कौन करती है? याचिका समिति, जिसमें सदस्य संख्या होती है लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखो, अच्छा ये तो छूट गया है, आवास समिति में 12 सदस्य 0 होते हैं, 12 सदस्य लोकसभा में, राज्यसभा में 0। पुस्तकालय में 6 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से, और आचरण जो कमेटी है वो राज्यसभा में 1997 और लोकसभा में 2000 में बनी थी। अच्छा, एक और चीज फिर छूट गई, इसका मतलब महिला समिति, SC/ST समिति, इनके बारे में हमें क्या ध्यान रखना? महिला समिति का गठन हुआ है 1997 में, जैसे कि अभी यहाँ पे भी हमने देखा है आचरण समिति जो है उसका राज्यसभा में निर्माण हुआ है 1997 में, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो कुल सदस्य हैं वो है 30, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये संख्याएं इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी आपसे पूछ लेंगे कि संसद में जो SC/ST समिति है उसमें लोकसभा से कितने सदस्य हैं? 20 है, 21 है, 15 है, 22 है, 7 है, तो फिर वहां पर क्या ऑप्शन होगा? 20 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने इस क्रम में इसलिए लिखा है, जैसे यहाँ पे 30 हो रही है, यहाँ पे 31 हो रही है, तो इन दोनों को एक साथ याद कर लो। बाकी तो ये दोनों तो सिमिलर ही है और ये तो अपन को याद करनी ही है, ठीक है। मतलब ये तीनों तो बहुत इजी है, मतलब काफ़ी पॉपुलर भी है तो अपन को याद ही हो जाती है, परंतु इसमें अगर दिक्कत हो तो ये वाली चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में जो है ये तमाम सारी चीज़ें हमने देख ली है। हम जो चीज़ देख रहे थे तो वो हमने देख ली है याचिका आवेदन समिति के बारे में। अब विशेषाधिकार समिति के बारे में अगर हम देखना चाहें तो विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामले देखती है, ठीक है। आचार समिति से अगर हम बात देखना चाहें तो दुराचरण से संबंधित जो मामले हैं वो आचार समिति के द्वारा देखा जाता है कि कहाँ पर कोई दुराचरण तो नहीं कर रहा। इसी प्रकार से आप देखो कि सरकारी आश्वासन समिति जो है वो मंत्रियों के द्वारा जो भी आश्वासन दिए जाते हैं उन आश्वासनों पर वर्क सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ है, किस सीमा तक कार्यान्वयन उसका हुआ है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अधीनस्थ विधायन समिति, अधीनस्थ विधायन क्या होता है? तो जो संसद होती है वो अपनी कार्यपालिका को कुछ नियम उपनियम बनाने का अधिकार देती है और नियम उपनियम को जांच भी करती है। और ये जांच कौन करती है अधीनस्थ विधायन का? तो अधीनस्थ विधायन समिति ही इसका जांच करती है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि संसद पटल पर पूर्व स्थापित दस्तावेजों की समिति, संसद पटल पर पूर्व स्थापित दस्तावेजों की जो समिति है वो क्या काम करती है? तो वो जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं संसद में वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है उसकी जांच करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखो कि SC/ST कल्याण समिति क्या जांच करती है? जो हमने देखा था ना पीछे, SC/ST या महिला समिति जो है ये क्या काम करती है? तो ये जो महिला आयोग है, ये जो SC/ST आयोग है, इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है उन रिकमेंडेशनों पर विचार करती है और उससे संबंधित कितनी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है उसकी जांच करती है। महिला सशक्तिकरण समिति भी महिलाओं की सम्मान, गरिमा और के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसकी जांच करती है। लाभ के पदों की समिति का अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो लाभ के पद हमारी ट्रिक में था, तो लाभ के पद की जो समिति है वो काम करती है आपके कि कौन सा पद जो है वो लाभ का पद है, कौन सा नहीं है, इसकी जांच करती है। इसी प्रकार से कार्य मंत्रणा समिति कार्यक्रम और समय जो क्या होगा, किस समय कौन सा विधेयक, तमाम सारी चीजें जो देखती है वो कार्य मंत्रणा समिति देखती है। इसके बाद में आप देखो गैर सरकारी सदस्यों, गैर सरकारी विधेयकों संकल्पों से संबंधित जो समिति है वो क्या काम करती है? तो जितने भी गैर सरकारी विधेयक जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं उनके समय का निर्धारण करती है और उनकी जांच भी करती है, ठीक है। इसके बाद में आप नियम समिति देख लो, तो नियमों, संसद में जो नियम है उनके बारे में जानकारी मतलब उनकी जांच करती है। सदनों में अनुपस्थिति समिति जो है वो अवकाश आवेदन, वो हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति 60 दिन तक बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रह गया है तो फिर उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है, तो उस अनुपस्थिति समिति किसका काम करती है? ऐसे मामलों की जांच कौन करती है? अनुपस्थिति समिति। सामान्य प्रायोजन समिति तो हमने देख ली कि तमाम सारे कार्य जो कोई अन्य कमेटी नहीं कर रही है वो सामान्य प्रायोजन समिति करेगी। आवास समिति आवास संबंधी मामलों को देखती है। पुस्तकालय समिति पुस्तकालय संबंधी मामलों को, और वेतन भत्ता समिति वेतन भत्ता संबंधी मामलों को। यानी कि मैंने लास्ट में ये चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि ये नाम से भी वैसे स्पष्ट हो रहा था और इनकी स्लाइड बनाना भी मुझे ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए मैंने जो है वो सीधा ही आपको बता दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लासें पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लासें पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारे इस फ्री इनिशिएटिव को इस तरीके से ना ले कि
है ना, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। ठीक है, कहने का मतलब मेरा है कि आपको चीज़ें अगर क्वालिटी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो आपको उसको एनकरेज करना चाहिए, लोगों तक इसकी बातों को पहुंचाया जाना चाहिए, बजाय क्योंकि चीज़ें कई बार क्या होता है कि फ्री में अवेलेबल होती है तो कद्र नहीं होती है, तो फिर ऐसा कोई प्रयास करेगा भी नहीं कि फ्री में तमाम सारी चीज़ें अवेलेबल करवाने का कोई प्रयास करेगा भी, तो भी वो ये देखेगा कि अगर मैं फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा तो लोग उसको अननेसेसरी मतलब है ना देखेंगे कि ये तो है, मतलब वो कोई क्वालिटी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को पहुँचाएँ। क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। और एक लाइव क्लास भी रखेंगे जिसके अंदर तमाम सारे जितने भी PYQs हैं संसद से रिलेटेड पिछले 10 सालों के, चाहे UPSC के हो, RPSC के हो, RSSMB के हो या अन्य कोई हो, उनकी चर्चा करेंगे। और उसमें लाइव आप जुड़िएगा और लाइव आंसर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद क्लास देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।